नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम जो 2022 और 23 की परीक्षा है, वो अभी आगामी समय में होने वाली है। और साथियों, आप लोगों से आशा है कि आप लोग बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि परीक्षा कब हो जाए यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसा हो कि आपको कभी भी डेट आ जाए और आप यही सोचें कि अभी क्या पता कब हो, 2 महीने 4 महीने, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा कभी भी हो सकती है, इसलिए आप पढ़ाई को अपनी को जारी रखें। तो साथियों, हम आज साथियों पुनीत राय को पढ़ रहे हैं, और पुनीत राय में साथियों हमने भारतीय काव्यशास्त्र को पढ़ लिया है। तो चलिएगा, हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों देखिए, आज हम साथियों पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र इकाई 2। और देखिए, ये है आपका यहाँ विद्वान, आलोचक और समयावधि है। प्लेटो, इनकी जो समयावधि है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। अरस्तु की 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। लोंगिनुस की प्रथम से तृतीय शताब्दी ईस्वी। विलियम वर्ड्सवर्थ आपका 1770 से 1850 ईस्वी। सैमुअल टेलर कोलरिज 1800 ये आपका माफ़ करें 1772 से 1834 ईस्वी। बेनिडेत्तो क्रोचे 1866 से 1942 ईस्वी। और टॉमस स्टन्स इलियट का आपका 1888 से 1965 ईस्वी। ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स 1893 से 1979। साथियों, अब आलोचक और इनकी रचनाएं देखिएगा। यहाँ पर साथियों ये कुछ रचनाएं जो हैं वही ऊपर हैं और वही यहाँ नीचे दी हैं। तो खैर, हम लोग इसको पढ़ ले रहे हैं, चलिएगा। देखिए, प्लेटो की है इयोन, सिम्पोसियोन, पोलितेइया, फाइद्रस, नोमोई, लॉज, रिपब्लिक। और उसके बाद साथियों अरस्तु की है तेखनेस, रितोरिकेस भाषाशास्त्र, और पेरीपोइतिकेस काव्यशास्त्र। लोंगिनुस की पेरीयुप्सुस और वर्ड्सवर्थ की लिरिकल वैलेट्स की भूमिका। अब देखते हैं, देखिए आलोचक और रचनाएं उनकी। प्लेटो आलोचक हैं इसमें। तो रचनाएं इयोन, सिम्पोसियोन, पोलितेइया, फाइद्रस, नोमोइलॉज और रिपब्लिक। अरस्तु की थेकनेस, रितोरिकेस भाषाशास्त्र और पेरीपोइतिकेस काव्यशास्त्र। लोंगिनस की पेरीयुप्सुस, वर्ड्सवर्थ की लिरिकल वैलेट्स की भूमिका। वही यही रचनाएं दोबारा दे दी हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे हम कोलिरिज की पढ़ते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1818, द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेंसेस ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट। क्रोचे की रचना है एस्थेटिक, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। रिचर्ड्स की रचना है द फाउंडेशंस ऑफ ईस्थेटिक्स 1922, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोइट्री, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक 1936, कॉलरेज ऑन इमेजिनेशन, वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स इन मल्टीपल डेफिनिशन, बेसिक रूल्स ऑफ रीजन इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। और देखिए द स्पेक्यूलेटिव इंस्ट्रूमेंट, पोइट्रीज, देयर मीडिया एंड एडिशन। अब देखिए, टी.एस. इलियट की रचनाएं हैं द सेक्रेड वुड 1920 की है। सेलेक्टेड एसेज, उसके बाद एसेज एंसेंट एंड मॉडर्न, होमेज टू जॉन डायडन, एलिजाबेथन एसेज, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। अब देखिए साथियों, प्लेटो का जन्म कब हुआ है? प्लेटो का जन्म हुआ है एथेंस में। कहाँ हुआ है? एथेंस में। प्लेटो को गुरु सुकरात हैं। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है कथन किसका है? प्लेटो का है। आदर्श राज से कवियों में बहिष्कार की बात किसने की है? प्लेटो ने की है। प्लेटो ने अर्थात किसे माना है? प्रत्यय जगत को। वस्तु जगत प्रत्यय जगत का अनुकरण है और कला जगत वस्तु जगत का। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण है। यह मत किसका है? प्लेटो का।
कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय किसे है? प्लेटो को। कला को अनुकरण का अनुकरण मानकर उसमें मिथ्या तत्व का आरोप कर किसने कला को हेय माना है? प्लेटो ने। कला के अनुकरण मूलकता के संदर्भ में प्लेटो के मत में प्रमुख दोष है कलागत सृजनशीलता की अवहेलना। प्लेटो ने काव्य हेतु माना है ईश्वरीय उन्माद, दैवी प्रेरणा को। प्लेटो के किस प्रकार के दार्शनिक हैं? प्रत्ययवादी। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण है विधेयात्मक या मानकीय। कला के मूल्य या प्रयोजन के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण है उपयोगितावादी और नैतिकतावादी। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं: अनुकरणात्मक, प्रहसन और दुखांत नाटक। वर्णनात्मक डिथ्रैम, प्रगीति, मिश्र, महाकाव्य जैसे होमर के इलियड, ओडेसी। प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ संबंधित है नाट्यशास्त्र से। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है आदर्श राज्य निर्माण। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ? मकदूनिया के स्तिगरा नामक नगर में। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति की पूर्ण ज्ञान है, यह मत किसका है? अरस्तु का। अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु। कला प्रकृति का अनुकरण करती है, किसका कथन है? अरस्तु का। अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में मुख्यतः किस काव्य रूप का विवेचन किया है? दुखांत त्रासदी का। अरस्तु के अनुसार कलाओं के भेदक तत्व कितने हैं? 3: माध्यम, विषय और पद्धति। दुखांतक ऐसे काव्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित हो, जो कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं, जो करुणा और भय को उद्भूत कर इन भावों का उचित विवेचन करे। दुखांत तक त्रासदी की यह परिभाषा किसने दी? अरस्तु ने। अब देखिएगा, अरस्तु ने दुखांतक के 6 अंग माने हैं: कथानक, चरित्र, पदयोजना, विचार, दृश्य, गीत। इनमें से कथानक, चरित्र, विचार अनुकरण के विषय हैं, पदयोजना तथा गीत अनुकरण के माध्यम हैं, दृश्य अनुकरण की पद्धति या प्रणाली है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय है कार्यरत मनुष्य। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठतर मनुष्यों का चित्रण दुखांतक में तथा निम्नतर मनुष्यों का चित्रण प्रहसन में होता है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक एवं प्रहसन में भेद का आधार उसमें चित्रित मनुष्यों की उच्चता एवं निम्नता है। अरस्तु के अनुसार कथानक से तात्पर्य है घटनाओं की कलात्मक संरचना। अरस्तु ने दुखांतक का प्रमुख तत्व किसे माना है? कथानक को। अरस्तु के अनुसार दुखांतक कार्य व्यापार का अनुकरण अरस्तु के अनुसार दुखांतक को रोचक एवं आकर्षक बनाने के लिए 2 चीज़ें अनिवार्य हैं: स्थिति विपर्य परिपेतेय्या। अभिज्ञान आपका अनग्नोरिसिस। अरस्तु के अनुसार पूर्ण कथानक जिसमें आदि मध्य अवसान हो। अरस्तु के अनुसार कथानक कैसा होना चाहिए? गंभीर, पूर्ण एवं विस्तृत। अरस्तु के अनुसार कथानक का विस्तार होना चाहिए आनुपातिक। अरस्तु के अनुसार सौंदर्य की पहली शर्त अनुपात। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक तथा उच्चतर वस्तु है, क्योंकि काव्य सामान्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है और इतिहास विशेष को। सामान्य से अरस्तु का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति किसी अवसर पर संभाव्यता अथवा आवश्यकता के नियमानुसार कैसा आचरण करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो ने काव्य और दर्शन से विरोध माना है तथा दर्शन को काव्य से श्रेष्ठ बताया है। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास और दर्शन से श्रेष्ठ, क्योंकि काव्य सामान्यता की सिद्धि करता है। अरस्तु ने कितने प्रकार के कथानकों का उल्लेख किया है? 3: ऐतिहासिक, काल्पनिक और आनुश्रुतिक। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है, जबकि अरस्तु ने कवि को निर्माता कहा है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक की आत्मा कथानक है। अरस्तु के अनुसार चरित्र के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं: अच्छाई, औचित्य, यथार्थ और सुसंगति। अरस्तु ने काव्य का सर्वोत्तम रूप दुखांत को माना है। सर्वप्रथम किसने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया तथा ललित कला की पृथक सत्ता एवं स्वायत्तता घोषित की? तो अरस्तु ने।
अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण है। यह मत किसका है? अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुकरण के 3 विषय हैं: चरित्र, एथोस, भाव, पोथोस, कार्य व्यापार, प्रोक्सिस। और कार्य व्यापार शब्द द्वारा इन तीनों का बोध हो जाता है। कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। यह कथन किसका है? अरस्तु का। अनुकरण के लिए यूनानी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? मिमेसिस। अरस्तु के अनुसार ललित कला मूल के अस्थायी और विशेष धर्मों को छोड़कर उसके स्थायी और सामान्य धर्मों को अभिव्यक्त करती है। कलाकृति ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकृत रूपों में मानव जीवन का अर्थात चरित्र, भाव और कार्य व्यापार का आदर्शीकृत प्रतिरूपण है। यह किसके चिंतन का सार है? अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु के काव्य संबंधी मान्यताओं में अंतर। प्लेटो के लिए केवल प्रत्यय जगत सत्य था, जबकि अरस्तु ने वस्तु जगत को भी सत्य माना है। प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक। प्लेटो ने काव्य को असत्य एवं व्यक्तिनिष्ठ माना है, जबकि अरस्तु ने उसे सत्य एवं सामान्य कहा है। प्लेटो के अनुसार महत्तम एवं सुंदरतम कार्य प्रकृति द्वारा होते हैं और हीनतर लघुतर कला के द्वारा, जबकि अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति के अनिष्पादित एवं त्रुटिपूर्ण कार्यों को पूर्ण करती है, अतः कला प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ा था, अरस्तु ने अनुकरण का संबंध कार्य व्यापार से जोड़ा। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है, जबकि अरस्तु ने उसे कर्ता कहा है। यूनानी में विरेचन के लिए शब्द प्रयुक्त होता है कथारसिस। अरस्तु के अनुसार काव्य का प्रयोजन आनंद है। लोंगिनुस जन्म से यूनानी थे और उनका समय ईसा की प्रथम तथा तृतीय शताब्दी माना जाता है। लोंगिनुस के ग्रंथ पेरीहुप्सुस को सभी इतालवी विद्वान सेवेर तेल्लो ने 1554 में प्रकाशित किया। इसका पहला अंग्रेजी ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस जॉन ने 1652 ईस्वी में किया। लोंगिनुस का ग्रंथ पेरीहुप्सुस मूल के शास्त्र से संबंध है तो भाषण शास्त्र से, रिटोरिक। पेरीहुप्सुस पत्र के रूप में पोस्तुमियुस टेरोन्तियानुस नामक एक रोमी युवक को संबोधित है। पत्र की भाषा यूनानी ग्रीक है। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लोंगिनुस हैं। लोंगिनुस के पूर्व किस विद्वान ने उदात्त को निरूपण किया है? तो ये किया है केकिलियुस। उदात्त व्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है। कथन किसका है? लोंगिनुस। लोंगिनुस के अनुसार उदात्त का कार्य है सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद। लोंगिनुस ने उदात्त को सहज, नैसर्गिक और उत्पाद को व्युत्पत्ति दोनों माना है। लोंगिनुस ने उदात्त के कितने अवरोध माने हैं? 3। शब्द भंडार, बालिशता, भावाडंबर। लोंगिनुस के अनुसार उदात्त के कितने स्रोत हैं? तो आपके 5। महान विचारों की उद्भावना की क्षमता पहला है। दूसरा है प्रबल तथा अंतर प्रेरित भाव। तीसरा है अलंकारों, विचारालंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग। भव्य शब्द योजना, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान तथा शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत है। रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव है। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। कथन किसका है? लोंगिनुस का। अरस्तु के अनुसार करुणा और भय दुखांत के लिए अनिवार्य है, जबकि लोंगिनुस के अनुसार करुणा और भय क्षुद्र भाव है। उदात्त को इन क्षुद्र भावों से मुक्त होना चाहिए। यह अरस्तु और लोंगिनुस में मौलिक भेद है। लोंगिनुस के अनुसार उदात्त का लक्षण देखिए, अव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट। लोंगिनुस के अनुसार काव्य का प्रयोजन है आनंद। 1898 ईस्वी में कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संग्रह लिरिकल बैलेट्स में प्रकाशित हुआ। इस संस्करण की संक्षिप्त भूमिका एडवर्टाइजमेंट जिसको कहते हैं शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी। 1800 ईस्वी में लिरिकल बैलेट्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसकी लंबी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी। इसी भूमिका में काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है। इस भूमिका को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। यह भूमिका प्रीफेस
टू लिरिकल बैलेट्स के नाम से प्रसिद्ध है। लिरिकल बैलेट्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए 1898, 1798, 1800, 1802 और 1815। लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में अव्यक्त वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं का खंडन कॉलरिज ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी में। काव्य का प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, कथन किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। लिरिकल बैलेट्स किसकी कविताओं का संकलन है? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं हैं, देखिएगा। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। आडंबरवाद के कवियों की देन है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार गद्य और काव्य में अंतर का कारण छंद है। प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं। वर्ड्सवर्थ। आलोचना का चरम उद्देश्य दूसरों की रचनाओं के मूल्यांकन के नियम निर्धारण से कहीं अधिक लेखन सर्जन के सिद्धांतों का व्यवस्थापन है, कथन किसका है? कॉलरिज का। कविता रचना की वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और वे अन्य सभी प्रकारों का उसका अंतर यही संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक घटक खंड अवयव से प्राप्त कौन स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। काव्य की यह परिभाषा किसने दी? कॉलरिज। स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है, जिसमें उसे अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं, कथन किसका है? कॉलरिज। कल्पना के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कॉलरिज। कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है, यह कथन है कॉलरिज का। फैंसी शब्द ग्रीक के फतांसिया शब्द से व्युत्पन्न है और इमेजिनेशन लैटिन के इगेजिनातियो से इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतरण कल्पना तथा फैंसी का रम्य कल्पना या ललित कल्पना है। कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं? तो 2, मुख्य और गौण कल्पना। कल्पना का कौन सा भेद कॉलरिज के अनुसार? कला विधायनी कल्पना है, गौण कल्पना। कॉलरिज के अनुसार समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण कराने वाला शक्ति ही मुख्य कल्पना है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना में एक प्रकार की संश्लेषात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विसंवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। उन्होंने कल्पना को एकीकरण या रूपांतरण की शक्ति कहा है। मुख्य और गौण कल्पना में अंतर। मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना आश्रित है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। मुख्य कल्पना अचेतन और अनैच्छिक है, गौण कल्पना चेतन और ऐच्छिक है। मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन करती है, इसके प्रतिकूल गौण कल्पना विघटन, संगठन, विनाश, निर्माण दोनों करती है। कॉलरिज के अनुसार फैंसी रम्य कल्पना की विशेषताएं। फैंसी देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है। वह इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होती है। वह अपने उपयोग की सामग्री साचर्य नियम से ग्रहण करती है। उसको उपयोज्य सामर्थ्य स्थिर तथा सुनियोजित होती है। कल्पना और फैंसी में अंतर। फैंसी बिंबों को केवल आसपास रख देती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करती, किंतु कल्पना उन्हें रूपांतरित करती है। कल्पना भावोद्दीपन को केंद्र में रखकर बिंबों में आंतरिक सामंजस्य स्थापित करती है, उनमें एकरूपता लाती है, किंतु फैंसी केवल स्थिर और निश्चित वस्तुओं तथा विचारों को काम में लाती है और साचर्य के नियम के अनुसार उन्हें केवल एकत्र कर देती है। कल्पना अंतः प्रेरणा, प्रत्यक्ष आदि अनेक स्रोतों से सामग्री ग्रहण करती है, किंतु रम्य कल्पना प्रधानतः स्मृति पर निर्भर करती है और उसी से अपनी सामग्री ग्रहण करती है। कल्पना की कार्य पद्धति जैव है, अतः उसमें जीवंतता और पूर्णता है, किंतु रम्य कल्पना की कार्य पद्धति आंतरिक है, अतः वह निर्जीव तथा असंहत है। कल्पना प्रतिभाग
प्रतिभा की उपज है, फैंसी प्रज्ञा की। अंग्रेजी आलोचना को दृढ़ मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? कोलरिज हैं। क्रोचे का जन्म इटली के नेपल्स नामक नगर में 1866 में हुआ। अव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? क्रोचे। क्रोचे ने इस्थोटिक नामक ग्रंथ इतालवी भाषा में लिखा। 1900 ईस्वी में नेपल्स में सौंदर्य शास्त्र पर क्रोचे ने 3 भाषण दिए। उन्हीं का विस्तृत रूप यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1902 ईस्वी में हुआ। डगलस एंसले द्वारा प्रस्तुत इसका अंग्रेजी अनुवाद 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एस्थेटिक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है और द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो बाउमगार्टेन। क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। क्रोचे की मान्यताएं देखिए। अतः प्रज्ञा और अव्यंजना में अभेद है। अव्यंजना आत्मिक क्रिया है, प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला रूप में है, वस्तु में नहीं। कला अखंड है, सौंदर्य आंतरिक तत्व है। कला अंतःप्रज्ञा और अव्यंजना में अभेद संबंध है। कला वैयक्तिक है, कला के लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। क्रोचे कलात्मक निर्माण के 4 चरण माने। देखिए, पहला है संस्कार अव्यंजना, दूसरा है सौंदर्य मूलक तीसरा सौंदर्य मूलक, दूसरा अव्यंजना, पहला संस्कार, और चौथा है आपका सौंदर्य भौतिक द्रव्यों, ध्वनियों, तानों, रेखाओं और रंगों के मिश्रण में रूपांतरण। क्रोचे ने सहृदय भावक के साथ सृष्टा कलाकार को भी आनंद का भागी माना है। प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है। क्रोचे की इस मान्यता में दोष है, यह अतिव्यापित दोष है। तो साथियों, यह है हमारा पाश्चात्य काव्यशास्त्र से आपका पहला वीडियो है साथियों, और इसमें हमने लगभग आधा पाश्चात्य शास्त्र पढ़ लिया है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ लिया है। तो साथियों, यह दूसरा वीडियो में हम आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र को पूरा कर देंगे, जो आपकी पुस्तक पुनीत राय की पुस्तक से है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा साथियों, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और साथियों, आपको यह PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।